नमस्कार, जनमंच जनता की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष पाराशर। दुनिया का सबसे युवा देश भारत, और इस भारत देश में सबसे ज्यादा रहते हैं युवा, और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रोजगार की। आखिर इस रोजगार की चुनौती क्यों दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? आखिर क्या कारण है कि इस सबसे युवा देश में रोजगार अपने आप में एक बड़ा विषय बना हुआ है? सरकारों के वादे भी हैं, लेकिन साथ में एक सच भी है कि शायद कुशलता कहीं ना कहीं आड़े आती है इस रोजगार के लिए। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे खास कार्यक्रम जनमंच में, और जो लोग मेरे साथ बने रहेंगे मैं उनका परिचय यहाँ पर कराना चाहूँगा। हमारे साथ हैं लक्ष्मीकांत भारद्वाज भारतीय जनता पार्टी से, डॉक्टर नागेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस से, डॉक्टर राजीव सक्सेना प्रोफेसर हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में, प्रज्ञा प्रभा एक संस्था उससे जुड़े हुए हैं, नरपत सिंह मूड हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, उपेन यादव हमारे साथ हैं बेरोजगार एकीकृत महासंघ से, गौरेराज हमारे साथ हैं आप आम आदमी पार्टी से, हेमंत गिठाला हमारे साथ हैं जिलाध्यक्ष हैं विद्यार्थी मित्र शिक्षक संघ के, और मुकुल आचार्य आप कंप्यूटर शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं। ये सब लोगों के अलावा बहुत सारे युवा भी हमारे साथ हैं, उनके साथ ये चर्चा हम जारी रखेंगे। सबसे पहले राजीव जी आपके पास ही आऊँगा। सबसे युवा देश और रोजगार, सबसे बड़ी समस्या युवाओं के सामने है। चाहे सरकार बनाते वक्त ये एक चुनावी वादा हो सरकारों का, लेकिन समस्या जस की तस। आपने बिल्कुल सही कहा कि बेरोजगारी की समस्या सबसे विकराल रूप हमारे यहाँ देश में है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि अपने देश में अगर हम हायर एजुकेशन में देखें तो 15% युवकों को ही हायर एजुकेशन नसीब है, और बाकी 85% लोग हायर एजुकेशन से वंचित हैं। और अगर हम लोग सभी लोग ये क्लर्क या टीचर या लेक्चरर या आईएएस या जो भी नौकरी चाहते हैं, वो एक लिमिटेड है, वो एक सीमित मात्रा में है। हमें वैकल्पिक साधनों पे विकास ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन राजीव जी, सवाल जो मेरा है कि आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि बहुत सीमित साधन। लक्ष्मीकांत जी आपके पास आ रहा हूं। आखिर सरकारों की नीतियां भी तो यही हैं। युवा आकर्षित क्यों नहीं हो सरकारी नौकरियों के लिए? 7वें वेतन आयोग, 6ठा वेतन आयोग के बाद 7वां वेतन आयोग, तनख्वाहें बढ़ जाती हैं। क्या ये आकर्षण एक यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता? बिल्कुल करता है। देखिए, इसमें आपने जो बातें बताई उसके अलावा एक स्थायित्व भी एक बड़ा मुद्दा है कि सरकारी नौकरी में अगर आप लोग आते हैं तो आपको एक पूरे जीवन भर का एक आपका पैकेज और आपकी एक सहूलियत आपके साथ जुड़ी रहती है, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं। लेकिन देखिए, इसमें मूल कमी जो भारत देश में बेरोजगारी की समस्या आज हमको फेस करनी पड़ रही है, वो केवल 1-2 साल, 5-7, 10 साल की समस्या नहीं है। ये जब हमारा देश आज़ाद हुआ और आज़ाद होने के बाद जब जैसे हम लोगों ने प्रोग्रेस करना शुरू किया, तो हम लोगों को तभी से इनके बारे में विचार करना चाहिए था। हमारा ये देश अगर आप 50, 60, 70 साल पहले देखेंगे तो स्किल आधारित देश था, जहाँ पर लोगों के पास अपना अपना एक हुनर हुआ करता था। आज पोजीशन क्या है दुनिया में? अगर आप जाएंगे तो कोरिया में 71% लोग ऐसे हैं जो स्किल में परफेक्ट हैं। अगर रशिया में जाएंगे तो उसका प्रतिशत उससे भी ज़्यादा है। जापान के बाद 84%, ये आंकड़ा बढ़ गया। हाँ, ये बढ़ गया 84%। आप अगर जापान में जाएंगे या और कोई देशों में जाएंगे तो उससे भी ज़्यादा है। लेकिन मैं दुर्भाग्य से इस देश के युवाओं के सामने बात रखना चाहता हूँ कि अगर भारत में स्किल से जो परफेक्ट युवा हैं उनकी परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो 2.5% है। और अब उस आधार पर हम लोग अगर देश में नौकरियां खड़ी करने की कोशिश करेंगे तो 125 करोड़ का देश, उसमें हम लोग कितने युवाओं को, रोजगारों को सरकारें आती हैं, कोई भी आएंगी, भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस पार्टी की आएगी, कोई भी जितनी डिमांड है उसको पूरा करने की नहीं कर पाएंगी सरकारें, नहीं कर पाएंगी। नागेंद्र जी, सरकारें डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगी। सरकारों के लिए रोजगार चुनाव का वादा जरूर होता है, चाहे कोई भी सरकार हो, क्योंकि वोट लेने होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसा कि सरकारों की कार्यप्रणाली से हमको समझ में आता है कि सरकारें चुनाव के समय पार्टियां जो है बड़े बड़े चुनावी वादे करती है, और विशेषकर युवाओं को लुभाने के लिए, उन्हें रोजगार के लिए जो है बड़े बड़े आंकड़े बताती है कि हम इतने लाख युवाओं को रोजगार देंगे, इतने करोड़ युवाओं को जो है हम रोजगार देंगे। लेकिन धरातल के ऊपर जब सरकार के 5 साल होते हैं, उस दौरान जो है ऐसी कोई उनकी कार्यप्रणाली से ये किसी भी तरीके से जाहिर नहीं होता है कि वो जो है युवाओं को रोजगार देने में इच्छुक है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें पद जो हैं वो घटाए जा रहे हैं। अगर हम राजस्थान की स्थिति देखें तो पता नहीं कितने ही सरकारी स्कूल तो बंद किए जा चुके हैं। तो जहां रोजगार की संभावनाएं थी वहां पे आप धीरे धीरे उस रोजगार को आप खत्म करते जा रहे हैं। सरकार का निश्चित दायरा है। मैं उपेन यादव हमारे साथ हैं, उनके पास आता हूं। उपेन, आप बेरोजगार एकीकृत महासंघ इससे हैं, आपको नहीं लगता कि शायद सरकारों से नौकरी मांगने की अपेक्षा ये ज़्यादा डेवलप हो कि परंपरागत जो व्यवसाय हैं जो खत्म हुए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा सर, पार्टियों की गंदी राजनीति के कारण बेरोजगारों के साथ अत्याचार हो रहा है। वसुंधरा राजे ने 15 लाख रोजगार का वादा किया और बजट में बताया कि 6 लाख नौकरियां दे दी। केवल कागजी घोषणा 6000 नौकरियां नहीं दी,
बेवकूफ़ जनता को बना रहे हैं, बेरोजगारों को मूर्ख बना रहे हैं। कोई 6,000 नौकरियां नहीं दी। चलिए आपको एक बार बताता हूँ, ये खेमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुकुल जी, सरकारों को गालियाँ देना रोजगार के नाम पर एक आम बात है। हम भी मतलब दोनों राजनीतिक पार्टियों को अगर मैं कहूँ कि शुरू हो जाइए तो शुरू हो जाएंगे। ये पिछले 5 साल गिनाएंगे और ये अगले 5 साल गिनाएंगे। लेकिन क्या ये जो निर्भरता है सरकारों के ऊपर, ये निर्भरता बहुत है, क्योंकि 45% लोग इस देश में हैं जो 30 से 35 वर्ष की उम्र के हैं, जो रोजगार की तलाश करते हैं। पारासर जी, मैं एक्चुअली एग्जैक्टली आपके पॉइंट पे बोलूँगा। जो भाइयों ने बोला स्किल, मैं स्किल के ऊपर ही बात करता हूँ। स्किल डेवलपमेंट के नाम पर आज ये गवर्नमेंट ने एक RSCLD के नाम से सेंटर्स खोल रखे हैं। इसमें एक स्टूडेंट की स्किल डेवलप करने के 15,000 रुपये उस इंस्टीट्यूट वाले को दिया जाता है। कम से कम वहाँ चेक तो किया जाए वो हॉस्टल है या होटल है, कम से कम वहाँ चेक तो किया जाए वो इंस्टीट्यूट है या दुकान है, ये तो पता ही नहीं है। अब मैंने 100 एंट्री करके 30 आदमियों को ट्रेनिंग दी या नहीं दी, यही कंफर्म नहीं है। तो ये जो भ्रष्टाचार इसके बीच में फैल रहा है, उसमें आंकड़े कोरिया के बताओगे और भारत के बताओगे तो दोनों के आंकड़े निकालने के तरीके में फर्क है। तंत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है, बिल्कुल। हम मानते हैं तंत्र में भ्रष्टाचार हो सकता है, लेकिन एक तंत्र खड़ा करना या एक सामान्य सी बात की स्किल डेवलपमेंट, क्या ये एक व्यवस्था नहीं है कि सालों से अगर की जाती तो शायद हम स्किल्ड लोगों को खड़ा कर पाते इस देश में? बिल्कुल। जैसे मैं MCA पास आउट हुआ, मैं राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक संघ से हूँ। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ कि हमारे जैसे करीबन 5,000 लोगों जो जिनकी स्किल डेवलप थी, वो 10 से 12 सालों से कंप्यूटर शिक्षा दे रहे थे स्कूल के अंदर एक कॉन्ट्रेक्चुअल कंपनी के द्वारा। अभी कुछ दिनों पहले उसके कॉन्ट्रैक्ट को खत्म होने के बाद गवर्नमेंट स्कूल में उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट और जो कंप्यूटर एजुकेशन के जो टीचर्स थे उनको हटा दिया गया। अब जिनकी स्किल डेवलप थी वो तो रोड पे आ गए, तो बाकी लोग डेवलप करते हुए डर रहे क्या डेवलप करके आखिरकार जाएंगे का? या तो उनको रोजगार की जगह लोन दिया जाए या उनको सरकार की तरफ से बिल्कुल। अब आप एक मुद्दा आपने उठाया है, मैं खेमन जी आपके पास आऊंगा कि सरकारें शायद रोजगार के वादे करती रही, औद्योगिकरण और प्रोत्साहन, उद्योगों को निजी व्यवसायियों को प्रोत्साहन, ये अगर विषय अगर कहीं समाज में खड़ा होता तो शायद स्थिति चेंज होती। सर, मैं सबसे पहले आपने ये कहा था कि जो भारत देश है, युवा देश है, इसकी जो बेरोजगारी की समस्या है, इसमें सबसे पहले तो सरकारों को ये करना होगा, जो भी सरकार आए, शिक्षा नीति जो है इसमें सुधार करना होगा, शिक्षा को व्यावसायिक लाना होगा। इससे बेरोजगारी पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाया जा सकता है। मैं शिक्षक संगठन से, राजस्थान विद्यार्थी मित्र शिक्षक संगठन से हूँ। आप हमारी पीड़ा से अवगत हैं। पिछले 2 साल से हम बेरोजगार घर बैठे हुए हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा सर कि हमारी नियुक्ति सत्र 2006-07 में इसी गवर्नमेंट ने की थी। खेमन जी, मैं वही कह रहा हूँ कि लड़ाई तो आखिर सरकारी नौकरी पे ही पहुंच गई। मैं शिक्षक संगठन से हूँ सर। मैं हमारी जो पीड़ा है सर, ये सरकारी नौकरी की खुद की नौकरी हमारी सर रोजगार में थे, उनको हटाया तो बेरोजगार कौन बने? उनके मैं आपके पास आऊंगा हेमंत जी। जी सर, तो मैं तो अपनी पीड़ा मैं इसीलिए मैं उस मूल में आना चाह रहा हूं कि आखिर उस मूल के विषय पे मैं गोरेराज हमारे साथ हैं, मैं आऊंगा लौट के आपके पास। आखिर ये आकर्षण है क्यों? मैं मतलब ये एक मूल में मैं जानना चाहता हूं कि ये सरकारी नौकरी का आकर्षण जो है, लक्ष्मीकांत कहते हैं सिक्योरिटी है, हम सरकारी नौकरी चाहते हैं। नहीं, सरकारी नौकरी की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा नहीं था। एक टाइम वो भी दौर आया था 2005 से पहले, जब मंदी नहीं आई थी, तब ये दौर था कि लोग प्राइवेट नौकरी में बहुत तेज़ी से लोग जा रहे थे। इनफैक्ट कई IAS और IPS अधिकारी ने छोड़ के प्राइवेट जॉब ज्वाइन किया, ठीक है। लेकिन ये जो कहना, ये इस वजह से हुआ क्योंकि आपने कहा कि सरकारों पे निर्भरता। आप ध्यान रखिए कि सरकार पे निर्भरता रहेगी, सरकारी नौकरी से नहीं। प्राइवेट जॉब भी क्रिएट करने की सरकारी जो उसको जो बनाते हैं, नियम लागू करते हैं, उसी से बनता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बोलूँगा, कल ही वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा जॉब देने वाला और GDP में हिस्सेदारी रखने वाला वो रियल एस्टेट का सेक्टर है। वो पूरी तरीके से प्राइवेट है, लेकिन वो रेगुलेटरी तय कर पाएगा कि अच्छा रेगुलेटरी, अच्छा मैकेनिज्म आएगा तभी रोजगार उत्पन्न कर पाएगा। गोरेराज जी, क्या मैं नरसी आपके पास आऊँगा, एक बार आपको रोक के नरसी के पास आता हूँ दोबारा आपके पास। क्या हम सिर्फ सरकारों को कोसने, मुझे लगता है कि शायद हम बेरोजगार हैं तो सरकारों को कोसें, पहली चीज। दूसरी चीज, देश में आंकड़ा पढ़े लिखों का बढ़ा है, इससे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। तो क्या हमारे पास अब ये 2 ही साधन रह गए हैं कि या तो विदेश पलायन कर जाएं अगर स्किल्ड है, जो गोरेराज कह रहे हैं, या फिर सरकारी नौकरी की निर्भरता हो? नहीं, सबसे पहले तो मैं जो समाज में जो आज एक स्थिति है ना कि हर व्यक्ति, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सरकारी नौकरी चाहते क्यों हैं। क्योंकि यहाँ आदमी की लाइफ जो है वो एक सिक्योर लगती है कि जब तक उसका जीवन चलेगा 60 साल तक उसको कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि आज जो किसान है, जो खेत में अपनी फसल उगाता है,
पूरी साल उसमें पैदावार करता है, वो किस पे टिका है कि बरसात कब हो जाएगी। सरकारों को ऐसी योजना लाके उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जो किसान मर रहा है उसकी फसल का आप फिक्स अंक पर रेट नहीं है, और कोई कंपनी वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता है। सरकारें लाएगा कौन? ये जो सरकार का काम है, जो लगाए हुए लोगों को बैठा रहे हैं। ये सरकारें लाता कौन है? सरकारी जब इनको बातें किसने दिखी है, सपने दिखाते हैं लोगों को गुमराह करने की जो साजिश जो लोग रचते हैं ना। जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने क्या किया, भी आपने बजट देखा, एक भी इन्होंने नौकरी नहीं लाने की घोषणा नहीं की। जो पहले के लोग लगे उनको बैठा दिया इन्होंने। क्यों? अच्छा, अब सरकारें आप और भी पार्टियों की रही हैं। मैं तो सरकारों की बात कर रहा था, आप इनकी सरकार पे आ गए, सीधे पॉलिटिक्स पे आ ही गए आप। मैं चाह रहा था थोड़ा लेट आते, लेकिन पहले एक बार नरपत आपके पास। अभी सरकार ने जो घोषणाएं की है, जो उसमें कि बड़ी हम भर्तियाँ निकालेंगे, जो रोजगार देंगे, ऐसा अभी इस बजट में भी नहीं हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि बड़ी भर्ती निकाले, और राजस्थान में जिस प्रकार बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है उसे कम किया जाए। दूसरी बात यह है कि पुराने समय से भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। इसमें पुराने समय से जो अपना एक जो धंधा था, जो काम था, वो खेती का था। आज का युवा पढ़ लिख कर खेती से भटक रहा है और दूसरे सरकारी काम में उसमें आने में चाहता है। तो सरकार को एक ऐसी नीति और एक ऐसा नियम आयोग बनाना चाहिए जो उन्नत खेती, उन्नत कृषि के लिए प्रोत्साहन किया जाए, उनको कुछ पैसे की व्यवस्था की जाए जिससे अच्छी खेती कर सके, और पढ़ा लिखा युवा है, किसान है, वो एक अच्छा खेत में अन्न पैदा करके उससे आजीविका चला सके। मान तो आप भी रहे। लक्ष्मीकांत, आपके पास वापस लौट के आ रहा हूँ, फिर मैं राजीव जी के पास चलूंगा। लक्ष्मीकांत, समस्या के मूल तक जाते हैं हम, और मूल से फिर शीर्ष पे आ जाते हैं, और शीर्ष से फिर मूल पर आ जाते हैं। हम मानते हैं कि खेती पे सरकार अगर प्रोत्साहन दे तो खेती कर लेंगे, और फिर हम कहते हैं कि रोजगार की व्यवस्था सरकार नहीं करती, खेती के लिए साधन नहीं है, सर उचित मूल्य नहीं मिलता। हमारे सर देखिए, मैंने शुरू में भी कहा, मैं राजनीतिक बात यहाँ पे नहीं करूँगा। राजनीतिक बात जितनी ज़ोर से नरसिंह जी माइक के सामने बोल रहे थे, उतनी ज़ोर से अगर पीसीसी की मीटिंग में बोलते तो इनके नेताओं को शायद अनुमान हो जाता कि खेती क्या होती है, किसान क्या होता है, कम से कम इतना तो पता लग जाता। लेकिन दिक्कत क्या है, बोलेंगे फिर भी बोल दिए। हाँ, दिक्कत क्या है सर, दिक्कत क्या है, आप बार बार खेती की बात कर रहे हैं और देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। देश के परिप्रेक्ष्य में और राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में खेती को कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं। राजस्थान में 70-80% जो जगह है वो डार्क जोन हो चुकी है, जहाँ पर पानी नहीं है। किसान बरसात के आधार पर है, और उस पर भी पिछले 3-4 साल से तो प्रकृति की मार इतनी ज़्यादा है कि जो लोग खेती कर भी रहे हैं वो भी नुकसान में जा रहे हैं। दूसरी बात क्या है सर कि 50 साल पहले की खेती को और आज की खेती को भी हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। 50 साल पहले जिस परिवार के पास 100 बीघा ज़मीन होती थी, वो बढ़ती आज 5 बीघा पे आ गई है। इसलिए उसके परिवार का हिस्सा भी उसके साथ नहीं चलता है। जिस स्किल की बात हम लोग कर रहे हैं, लोग सीरियस उसको ले नहीं रहे हैं। इन सब समस्याओं का उपाय वही है। आप देखेंगे इस देश की सरकार ने उसको कितना बेहतर तरीके से लिया है। स्किल इंडिया के नाम पर एक नया डिपार्टमेंट खोला है, और सरकार के सबसे बेहतर मंत्री को उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर बनाया है। कितनी सारी योजनाएं हैं, नरसिंह जी या कोई भी और में हमारे जो युवा नेता हैं, वो इतनी ज़ोर से बोलने के बजाय अगर सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पर कितनी सारी योजनाएं हैं, वहाँ उन योजनाओं पर लेकर जाएंगे, युवाओं को उससे शिक्षित करेंगे, लोगों के बीच में लेकर जाएंगे, लोगों को लेकर जाएंगे। कितने हमारे साथ योजनाएं हैं, कितना स्टार्टअप योजना है, कितनी मेक इन इंडिया है, कितना जो हम सब लोग सेंट्रल गवर्नमेंट इन सब चीज़ों के लिए कर रही है। बजाय इतनी जोर से माइक पर बोलकर सरकारों को कोसने के, लोगों के बीच में जाकर अगर लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को योजनाओं की जानकारी देंगे, तो लोगों को भी फायदा होगा और व्यक्तिगत रूप से हम लोगों को भी फायदा होगा। देखिए, ये बात तय है, सरकार कांग्रेस पार्टी की हो, सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो, सरकारी नौकरियां और प्राइवेट नौकरियां ये सीमित हैं, और ये अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो ये एक नियम बनाना ही पड़ेगा। हायर एजुकेशन इज नॉट फॉर ऑल। लक्ष्मीकांत जी, आपको एक बार रोकूंगा। बैलेंस वाला जो विषय है, उस बैलेंस के विषय पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेक लूंगा, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखते हैं।